Let us start, student. Let us start our lecture. Uh, First of all, in my first lecture, introduction lecture, I have discussed three important definitions. And according to me, the whole Indian Contract Act depends upon those three terms. So उसको बार बार रीड करते रहना है आपको, अंडरस्टैंड करते रहना है. So let us take revision for 5 minutes. बहुत ध्यान से सुनना है, कुछ लिखिएगा नहीं अभी, बहुत सिर्फ ध्यान से सुनना है लैंग्वेज को. So first of all, the Indian Contract Act 1872. ये एक्ट एप्लीकेबल हुआ. The act came into force with effect from, yes, date लिखो, with effect from, very good, 1st September 1872. वेरी गुड, 1st September. ईयर तो हमारे एक्ट के नाम में ही है. ओके. एंड बच्चों यहाँ पर, यस यस, वेरी गुड. एंड बच्चों, इन माय फर्स्ट लेक्चर, if you can remember, I have given the reference of Article 370. कि अभी हाल ही में नवंबर 2019 में, और यू कैन से उसके 1-2 महीने पहले अगस्त से शुरू हुआ था प्रोसीजर. इन द ईयर 2019 हमारी पार्लियामेंट ने आर्टिकल 370 एबॉलिश करके, स्टोरी जैसा थोड़ा सुनना, जम्मू एंड कश्मीर को जो पहले एक स्पेशल स्टेटस दिया जाता था उसको निकाल दिया. यानी अब अपना महाराष्ट्र राज्य कैसा है, महाराष्ट्र राज्य है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, ये सब नॉर्मल स्टेट्स हैं. एंड अब जम्मू कश्मीर भी नॉर्मल स्टेट्स हो गया आफ्टर एबॉलिशन ऑफ आर्टिकल 370. आर्टिकल 370. एंड बच्चों, वो आर्टिकल 370 एबॉलिश होने के बाद इंडिया के बहुत सारे जो एक्ट्स हैं, लॉ हैं, जिसको हम कहते हैं, अप्रोक्सीमेटली आप गूगल पे सर्च करेंगे, लेकिन गूगल पर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन नहीं रहता है, फिर भी बोलूंगा, अप्रोक्सीमेटली मोर देन 100 लॉ जो है, एक्ट्स, जो पहले जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 के वजह से एप्लीकेबल नहीं होते थे, अब वो सब एप्लीकेबल हो गए. आपको ये भी याद होगा, मैंने फर्स्ट लेक्चर में ये कहा था कि हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया. एंड फिर उसके बाद क्या वर्ड यूज किया था मैंने, लिखिए, एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर. सही बात है. तो बच्चों यहाँ पर आर्टिकल 370 को, यस यस, आई एम गेटिंग द आंसर, बट ओके, यस, ऑलमोस्ट एवरीवन इज गिविंग द आंसर. बट स्टूडेंट्स, ये लेक्चर में मैं एक बहुत बड़ा रेक्टिफिकेशन करने जा रहा हूँ. अभी भी मैंने कहा कि मोर देन 100 लॉ जो आर्टिकल 370 की वजह से अभी अबॉलिश हो गया, अब वहां पर जम्मू एंड कश्मीर में ये सारे लॉ एप्लीकेबल हो जाएंगे. मतलब अब मैं सेकंड लेक्चर में मेरे ही दिए हुए आंसर को मैं रिवाइज कर रहा हूँ. बरोबर है. अब मैं क्या कहने जा रहा हूँ, कोई बताएगा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 is applicable to whole of India. Full stop. Whole of India. Yes. Ritesh, you are right. Including Jammu and Kashmir. Including Jammu and Kashmir. Yes. Last 20 years से बच्चों, जब मैं पढ़ा रहा था, लास्ट ईयर भी जब मैंने पढ़ा रहा था, तो डेफिनेशन वाज एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर. मैंने कहा ना कि अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 एबॉलिश हो गया, एंड उसके वजह से
अभी जम्मू एंड कश्मीर भी नॉर्मल स्टेट हो गया, एंड जब नॉर्मल स्टेट हो गया तो हमारे ज्यादातर जो एक्ट्स एंड लॉ कानून है वहां पर भी एप्लीकेबल हो जाएंगे। यानी कि जो स्पेशल स्टेटस है जम्मू कश्मीर का वो अब निकल गया। तो मैं मेरे ही मिस्टेक को रेक्टिफाई कर रहा हूँ मेरे सेकंड लेक्चर में। ओके, सो नाउ एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर कोई नहीं याद रखेगा। अब आप याद रखेंगे इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। इनफैक्ट अब आप इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर शब्द भी यूज नहीं करेंगे। नाउ यू आर गोइंग टू यूज द वर्ड एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, फुल स्टॉप। फिर चाहे महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, यूपी हो, जम्मू कश्मीर हो। इज दैट क्लियर विथ एवरीवन? आई होप ये रेक्टिफिकेशन सभी स्टूडेंट ने क्लियर कर लिया। यस स्टूडेंट, कमेंट करो जरा। यस। सो दैट वाज मिस्टेक ऑन माय पार्ट इन द फर्स्ट लेक्चर। Okay, but let us I have rectified that anyway. Yes. So in the last lecture we have discussed three important definitions. Let us revise. What is that definitions? First one, what is contract? Contract is an agreement enforceable by law. अभी आप कुछ लिखिएगा मत, सिर्फ लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए। कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। ओके, वो एग्रीमेंट जिसको लॉ में एनफोर्स किया जा सकता है। एंड व्हाट इज एग्रीमेंट? प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। सो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस जब हो, ऑफर का एक्सेप्टेंस जब हो तो उसे एग्रीमेंट कहा जाता है। कल हमने उस दिन लेक्चर में हमने वर्ड पढ़ा था एक्सेप्टेड प्रपोजल। सेंटेंस क्या है? एक्सेप्टेड प्रपोजल। प्रपोजल जिसको एक्सेप्ट किया गया। सो मेरा दिया हुआ प्रपोजल अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो हमारे बीच एग्रीमेंट हुआ। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि नहीं ये अभी हम नहीं बोल रहे हैं। हाँ, एग्रीमेंट हो गया। ओके, मेरा ऑफर आपने एक्सेप्ट किया या हमारे बीच एग्रीमेंट हो गया। इज दैट ओके? सेकंड डेफिनेशन ये था कि जो शब्द है एग्रीमेंट उसको भी डिफाइन किया है हमारे लॉ ने, एक्ट ने। व्हाट इज एग्रीमेंट? एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ promises forming consideration for each other. Every promise or set of promises forming consideration for each other is called agreement. Okay, promise और set of promises जो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन हो। मैंने आपको प्रॉमिस किया एंड मेरे प्रॉमिस के बदले आपने कोई प्रॉमिस किया, इसका मतलब एग्रीमेंट हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। समथिंग इन रिटर्न, कंसिडरेशन का मैंने मीनिंग बताया था आपको, वैसे पूरा टॉपिक पढ़ना है आने वाले लेक्चर में, बट फिर भी अभी से थोड़ी आइडिया रहेगी तो अच्छा है। व्हाट इज कंसिडरेशन? लिखिए, व्हाट इज कंसिडरेशन? सिंपल मीनिंग। यस स्टूडेंट्स, व्हाट इज कंसिडरेशन? लिख रहे हैं आंसर? कंसिडरेशन का क्या मीनिंग बताया था मैंने? Yeah, almost everyone is typing, I seems.
Yes, students. Every promise or set of promises forming consideration for each other. This is the definition of an agreement. Yes. And I asked the question, what is consideration? And the simple answer is very simple answer. Something in written. Something in written. Yes. Okay. So almost everyone has given the answer. Very good. Almost everyone. Yes. And students याद होगा तो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एग्रीमेंट प्रॉमिस वर्ड को हमने बाहर निकाला है एंड प्रॉमिस को भी हमने डिफाइन किया है. व्हाट इज प्रॉमिस? उसमें भी कुछ टफ शब्द हमने यूज किए थे. व्हेन द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड, when the person to whom proposal is made signifies his assent thereto, we say the proposal is accepted. Proposal when accepted becomes promise. Yes, very good. Rutuja Patil, very good. Proposal when accepted becomes promise. Very nice. So these were the three important definitions we have covered in the last lecture. And today, including Jammu and Kashmir, I hope you have understood that new concept from this year, which will be applicable for you. So let us continue, student. Now you have to give me the answer again. In the last lecture, we have discussed that word enforceable by law. Enforceable by law का मतलब ये है कि जब आप कोई बिजनेस में कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट करते हैं तो दोनों पार्टीज के ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन आ जाता है. क्या शब्द यूज किया मैंने? कोई बिजनेस में आप एग्रीमेंट करते हैं तो दोनों पार्टीज के ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन आ जाता है. एंड अगर दोनों पार्टियों में से एक पार्टी ने अगर अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया तो दूसरी पार्टी उसको कोर्ट में जाकर सू कर सकती है. सू मतलब केस कर सकती है, सूट फाइल कर सकती है. ओके, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा. तो ये तभी पॉसिबल है, बरोबर है, जब एग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ. अब उसी पर मैंने ऑन द कॉन्ट्ररी आपको एक्सप्लेन किया था कि आपके फ्रेंड ने आपको कोई सोशल इनविटेशन दिया बर्थडे में आने का, शादी में आने का, आपने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, शादी का इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया, तो इसका मतलब आपके फ्रेंड में आप में एग्रीमेंट हुआ. लेकिन इसको हम सोशल ऑब्लिगेशन कहेंगे. ये कोई लीगल ऑब्लिगेशन आपके ऊपर इम्पोज नहीं कर रहा है. कल को आप उसके बर्थडे या शादी में नहीं गए तो उसको कोई राइट नहीं मिलता आपके अगेंस्ट कोर्ट में जाने का. वो ये नहीं कह सकता कि आप मेरी शादी में नहीं आए इसलिए मैं आपके ऊपर केस करूंगा, आपको सजा होगी. ये गलत हो जाएगा. इसलिए बच्चों, जब मैंने डिस्कस किया था कॉन्ट्रैक्ट का पूरा डेफिनेशन, तो उसमें दो चीजें मैंने बताई थी कि एग्रीमेंट होना जरूरी है. पहली बात तो प्रपोजल, उसका एक्सेप्टेंस होना जरूरी है. एंड वो एक्सेप्टेंस होने के बाद वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो. बरोबर है. एंड ज्यादातर, अब ये लाइन सुनिएगा, ये मैं फर्स्ट टाइम अभी बोल रहा हूँ, ज्यादातर बीइंग स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स, आपको पता है कि आप बिजनेस लॉ पढ़ रहे हो एंड बिजनेस एंड कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो वहां लॉ का अपना प्री अजम्पशन हो जाता है कि लीगल ऑब्लिगेशन है. प्री अजम्पशन वर्ड समझते हो? अजम्पशन कर लेता है लॉ. बिजनेस से रिलेटेड कोई भी एग्रीमेंट आपका हुआ तो उसमें प्री अजम्पशन हो जाएगा कि वहां लीगल ऑब्लिगेशन है. अब आप मुझे आंसर यस और नो में दीजिएगा. मैं जो प्रश्न अभी पूछूंगा आपसे, टेल मी, अगर मैंने मेरे डॉटर को प्रॉमिस किया कि एसएससी में आप अगर 85 मार्क्स लाएंगे तो मैं आपको साइकिल लेके दूंगा. प्रॉमिस किया मैंने.
डॉटर ने पढ़ाई की, 85% से ज्यादा लाया, एंड मैंने साइकिल जो प्रॉमिस किया था वो देने से मना कर दिया, तो क्या डॉटर को कोई राइट मिलेगा मेरे अगेंस्ट जाकर कोर्ट में केस करने का? यस, आंसर यस और नो में। यस और नो? Okay, very good. Almost everyone have given the answer. Very good. No. And reason, you know better reason. There is no legal obligation imposed. It is purely domestic agreement. It has nothing to do with business and commerce. I hope you get this point. Okay. सो अभी भी लास्ट लेक्चर से ही रिलेटेड बहुत सारी चीजें रिवाइज हो रही हैं, क्योंकि ये बेस है हमारे आगे के लेक्चर का। यहाँ आप अगर समझ गए तो मैं आगे के लेक्चर में एग्रीमेंट वर्ड यूज करूंगा एंड कॉन्ट्रैक्ट वर्ड यूज करूंगा, तो यू विल इमीडिएटली गेट इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट। ओके, एनीवे, सो लेट अस कंटिन्यू। नेक्स्ट स्टूडेंट, आफ्टर डिस्कसिंग these three important definitions, now you have to concentrate on the notes which I am sharing on the screen. From that, we'll discuss some important concepts. दिख रहा है आप लोगों को नोट्स? यस, नोट स्क्रीन पे दिख रहा है आप लोगों को? सभी को, बच्चों को दिख रहा है? दिख रहा है? यस, वेरी गुड। ओके, सो स्टूडेंट्स, डेफिनेशन जो अभी मैंने 10-15 मिनट में रिवाइज कराया लास्ट लेक्चर का, ओके, ये सब एग्रीमेंट सेक्शन, अभी फिलहाल आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए। ओके, माय क्वेश्चन इज अगेन, आंसर आप जरा दीजिएगा। सिंस यू हैव कंप्लीटेड योर SYJC, you're familiar with the terms data and creditor, okay? के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, CA फाउंडेशन, CS सीट, बैंकिंग, रेलवे, SSC MBA एंट्रेंस, SYJC कॉम, TYB कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट And तैयारी का creditor, साथी। okay? So my question is, if Mr. A sells goods to Mr. B on credit basis and gives him 2 months time to make the payment, that is what you have already studied, due date, something like that. And मान लो ड्यू डेट को अगर ड्रॉई ने, डेटर ने पेमेंट क्रेडिटर को नहीं किया, क्या क्रेडिटर डेटर के ऊपर केस कर सकता है, सूट फाइल कर सकता है? यस, कर सकता है। वेरी गुड। इसलिए कर सकता है क्योंकि ये, पहली बात तो बिजनेस ट्रांजैक्शन है, एंड बिजनेस ट्रांजैक्शन में किया गया एग्रीमेंट
is always contract. Try to understand this word. बिकॉज हमारा लॉ पहले से ही प्री एजम्पशन करता है कि कोई भी बिजनेस से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन होगा, वहां पर यह एजम्पशन किया जाएगा कि वहां दोनों पार्टियों के ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन होगा एंड बोथ द पार्टीज आर अंडर, यू कैन से कि दोनों को अपना अपना प्रॉमिस पूरा करने का एक तरह से बाइंडिंग होता है, जिसको हम कहते हैं ना बोथ द पार्टीज आर बाइंड, दोनों के ऊपर बाइंडिंग हो जाता है। एंड ये सब सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स में पॉसिबल नहीं है, these are possible only in business related contracts. Okay, so you can note that particular line जो मैंने अभी कहा कि in commercial and business agreements the usual pre-assumption is that the parties are intended to create legal relations. वहां इंटेंशन ही है लीगल रिलेशंस क्रिएट करने का, बराबर है। सो आफ्टर डिस्कसिंग दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अब आपके स्क्रीन पर आप जो देख रहे हो, जरा उसको पढ़िएगा, क्या लिखा है देखिए। प्रपोजल, ऑफर, बोथ आर वन एंड द सेम, दैट आई हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर स्टूडेंट्स। मैं ऑफर बोलूं मेरे लेक्चर में, प्रपोजल बोलूं, बोथ आर वन एंड द सेम। प्रपोजल ऑफर एक्सेप्टेंस होता है तो एक्सेप्टेड प्रपोजल बन जाता है। एक्सेप्टेड प्रपोजल मतलब एग्रीमेंट हो गया, अभी भी एग्रीमेंट ही हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। एंड जब उस एग्रीमेंट को लीगल एनफोर्सिबिलिटी मिल जाती है, जब उस एग्रीमेंट में लीगल एनफोर्सिबिलिटी ऐड हो जाती है, तो इट गिव अ राइज टू कॉन्ट्रैक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, इट गिव अ राइज टू कॉन्ट्रैक्ट। ओके, एंड देन you can see there is a difference between agreement and contract. यही मेरा मेन टेंशन एंड कंसर्न है बच्चों। आगे चल के जब आपसे कोई प्रश्न पूछता है व्हाट इज एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, तो बहुत बच्चे बोलते हैं सर वन एंड द सेम। ये एकदम गलत हो जाएगा। गेटिंग दैट? यहाँ आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, पढ़ाने वाले को गालियां मिलेंगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चों, दे आर नॉट वन एंड द सेम। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सीए स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ बच्चों। आपको 4 मार्क्स के लिए ये डिस्टिंग्विश पूछा जाता है एग्जाम में, एंड ज्यादा टफ नहीं है। आपने इससे भी बड़े बड़े ओसीएम वगैरह में आपने डिस्टिंग्विश पढ़े हुए 10-10 12-12 पॉइंट्स के। ये तो कुछ भी नहीं है आपके सामने, बहुत ही सिंपल है। एंड अभी लास्ट लेक्चर का पूरा पढ़ा हुआ यहाँ हम रीड करेंगे तो आई एम वेरी श्योर 80% लैंग्वेज आपको समझेगा। ट्राई कर सकते हैं। तो ये आपको लिटरली लिखने आता है। 4 मार्क्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। 4 मार्क्स क्वेश्चन। एंड एज फार एज सीएस स्टूडेंट्स आर कंसर्न, सिंस दे आर गोइंग टू सॉल्व ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनेंगे। यहाँ जितनी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहेगी, आपका एमसीक्यूज आपको बहुत इजी लगेगा। सो टेक इट सीरियसली, लेट अस डिस्कस वन बाय वन ईच एंड एवरी पॉइंट। मैं बीच बीच में कुछ चीजें जानबूझकर रीड करूंगा ताकि आपको थोड़ा रीडिंग प्रैक्टिस भी हो लॉ का। बच्चों आप इतना समझ ही गए होंगे कि आपने ये सब्जेक्ट, लॉ नाम का सब्जेक्ट, इसके पहले ना तो स्कूल ना तो कॉलेज में पढ़ा है। ये फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हो मेरे साथ, एंड देयरफॉर मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है और आपकी भी है कि आप कोऑपरेट करके लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करके ओके कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें एंड डाउट्स पूछें। ओके, सो नाम क्या है? एड्रियन, यस, व्हाट वाज योर डाउट? व्हाट शुड आई रिपीट? डायग्राम, इज इट डायग्राम? इज इट डायग्राम? Commercial and business, yes, yes, yes. Okay, 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 I understood. If you want to write, yeah, everyone want to write, you can write that in commercial
or business agreements, in commercial or business agreements, the pre-assumption, usual pre-assumption is that पार्टीज, यानी जो भी दो पार्टियां हैं जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, दैट पार्टीज have intention to create legal relations, have intention to create legal relations, have intention to create legal relations. Okay, yes. Okay, now student concentrate on the notes please. What is difference between agreement and contract? The first difference is very simple, you have to just write the meaning. Okay, definition बहुत ही सिंपल है. ओके चलो बताओ पहले, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? राइट हैंड साइड में देखिए, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ, दैट्स ऑल. लास्ट लेक्चर से पढ़ रहे, ऑलमोस्ट बाय हार्ट हो गया होगा ये. एम आई राइट? एंड व्हाट इज एग्रीमेंट? दैट इज आल्सो अगेन डेफिनेशन. Every promise and every set of promises forming consideration for each other. But मैथमेटिक्स टर्म्स में आप अंडरस्टैंड कीजिए, एग्रीमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस. So this is very important. Offer plus acceptance. Whereas contract, offer plus acceptance plus one thing extra. What is that one thing extra? Legal enforceability. यानी एग्रीमेंट के साथ इफ यू अटैच लीगल enforceability, that becomes contract. एंड एग्रीमेंट के साथ कोई लीगल enforceability नहीं है तो एग्रीमेंट इज ओनली एन एग्रीमेंट. ओके, so the first basis of difference is nothing but you have to just give the meaning, definition of agreement and contract. Okay, I hope this is very clear now. Second point of difference, you can see the scope. What is the scope of agreement? So students, agreement consists of legal as well as social agreement. Social also includes domestic agreement, bachcho. That is understood now. So it is a wider term. Try to understand. It is a wider term. Why it is used wider term? Agreement is a wider term as compared to contract because it includes both legal and social agreements. कोई लीगल एग्रीमेंट करेगा वो भी एग्रीमेंट है, कोई सोशल एग्रीमेंट करेगा वो भी एग्रीमेंट है, बराबर है. बट एज फार एज कॉन्ट्रैक्ट इज कंसर्न, contract doesn't have any place for social agreement or domestic agreement. It consists of only legal agreements, and that is why as compared to agreement, contract is have a narrow base. I hope you understand the word. See the word narrow, yahan wider and this is narrow. Okay, so in shortcut, agreement consists of both the types of agreement, legal as well as social, and contract consists of only legal agreements, only legal agreements which are enforceable by law. I hope you get the difference. Third point of difference is legal obligation. Again the word again. एग्रीमेंट में क्या होता है बच्चों कि जब भी दो लोग एग्रीमेंट करते हैं तो ये कोई जरूरी नहीं है कि दोनों का एग्रीमेंट करने के पीछे कोई लीगल बाइंडिंग हो, कोई जरूरी नहीं है. गेटिंग दैट? एंड यही कारण है कि एग्रीमेंट में, हर एग्रीमेंट में जहां पर लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करते हैं, इट इज जस्ट फॉर सोशल ऑब्लिगेशन और डोमेस्टिक ऑब्लिगेशन, तो वो एग्रीमेंट पूरा न होने पर द एग्रीड पार्टी, द पार्टी एट लॉस हैज नो राइट टू फाइल अ सूट अगेंस्ट द पर्सन. You can read that. It may not create legal obligation. May word है, must नहीं है word. Try to understand this legal language.
इट मे नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, जरूरी नहीं कि वो हमेशा लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करे. ओके, एन एग्रीमेंट डज नॉट ऑलवेज ग्रांट राइट्स टू द पार्टीज. बट वेयर व्हाट अबाउट कॉन्ट्रैक्ट? राइट हैंड साइड में देखिए, नेसेसरली क्रिएट्स लीगल ऑब्लिगेशन. कॉन्ट्रैक्ट का बेस ही है कि दो पार्टी जब एक दूसरे को ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होता है तो वहां इंटेंशन इज टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, है ना. डेटर क्रेडिटर जब आकर कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो कोई टाइम पास थोड़ी कर रहे हैं वहां पर, तो बिजनेस से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं. बोथ आर वेरी सीरियस पार्टीज, बरोबर है. वहां आकर बिजनेस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कोई फ्रेंडशिप में कोई एग्रीमेंट या ये सब नहीं हो रहा है. A contract always grants certain rights to every parties. What is grant certain rights to every parties? That is what I was explaining. If debtor fails to make payment to the creditor on due date, the creditor has a legal right, legal remedy against debtor. वो डेटर को कोर्ट में खींच सकता है और उससे अपना पैसा ले सकता है. दैट इज व्हाट द वर्ड एनफोर्सिबल. बार बार मैं उस शब्द पर जोर दे रहा हूँ बच्चों. क्या है कि एक बार ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना आपको, तो आपको इवन हायर लेवल पर ये वापस टॉपिक जब आएगा, सीए एंड सीएस दोनों को ये वापस टॉपिक है नेक्स्ट इसमें स्टेप में, तो उस वक्त भी आपको ये टॉपिक बहुत इजी हो जाएगा. ओके, एंड लास्ट में बच्चों वो सेंटेंस जो मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था, आपको याद होगा तो, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट. हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है, बट हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा ये कोई जरूरी नहीं है. डू यू एग्री विद दिस लाइन, लास्ट लाइन? ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स. राइट हैंड साइड में देखिए, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, बट हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो ये कोई जरूरी नहीं है. इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका सोशल इनविटेशन, बर्थडे पार्टी का एग्जांपल. ओके, आपने बर्थडे पार्टी में इनविटेशन दिया, बच्चों ये एग्रीमेंट है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. ओके ओके, तो बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश हमने पढ़ा. सीए स्टूडेंट्स को फिर रिपीट कर रहा हूँ, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बच्चों, ज्यादा टफ नहीं है. 2-3 बार रीडिंग करेंगे तो मुझे लगता है आप आराम से ओन वर्ड्स में आप लिख सकते हैं इसको. ओके, कोई डाउट्स होगा तो प्लीज पूछिए. मैं 1 मिनट रुक जाता हूँ, चाहिए तो टाइपिंग करने के लिए कुछ और लोगों को वक्त लग रहा है. सो इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज लेट मी नो, अदरवाइज आई विल कंटिन्यू. ओके स्टूडेंट्स, एनीवन? नो? अब तक का पढ़ा हुआ पूरा क्लियर है? आई होप सो. यस. फर्स्ट लेक्चर का कोई कंफ्यूजन डाउट हो वो भी पूछ सकते हैं. जिन बच्चों ने फर्स्ट लेक्चर नहीं सुना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में रिकॉर्डिंग सुन लेना आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट बेस लेक्चर है ये सब. अगर ये बेस लेक्चर आप मिस कर गए तो आने वाले लेक्चर्स को आपको बोरिंग हो जाएगा, आप समझ ही नहीं पाएंगे चल क्या रहा है लेक्चर में. एनीवे, आई थिंक नो डाउट्स. ओके, सो लेट अस कंटिन्यू. सो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, all contracts are agreement but every agreement is not a contract. Okay, very important. Anyway, so बच्चों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. Now we are discussing the second point in this topic, essentials of valid contract. We have discussed the word contract now. Now new word, that is valid contract. What is valid contract? बच्चा आने वाले 1-2 लेक्चर के बाद we will be discussing types of contracts. And in that types of contract, we'll be discussing in details what is valid contract, what is void contract, what is voidable contract. But right now on the screen आपके सामने फिलहाल जो है उसे हम पहले जनरली डिस्कस करते हैं. आप बोल सकते हैं कि ये आने वाले लेक्चर्स के आपके टॉपिक्स बनेंगे. ओके, सो व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. वैलिड, किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को अगर हमें वाराइज करना है तो उससे रिलेटेड क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने पड़ेंगे पार्टीज को.
बच्चों, आर यू गेटिंग द वर्ड पार्टीज? जैसे कि आपने बिल ऑफ एक्सचेंज में पढ़ा था कि देर आर 3 पार्टीज इन बिल ऑफ एक्सचेंज, ड्रॉवर, ड्रॉई एंड पेई। ओके। प्रोमिसरी नोट में आपने पढ़ा था पार्टीज, प्रोमिसर, प्रोमिसी। जस्ट लाइक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कम से कम 2 पार्टीज की जरूरत पड़ेगी। डू एग्री विद दिस? कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए 2 पार्टीज की जरूरत पड़ेगी। ओके। सो वहीं से शुरू होता है, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सो बच्चों, टू अंडरस्टैंड दिस, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वी हैव सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये सेक्शन आपको आराम से याद रहेगा, सेक्शन 10। एंड ये सेक्शन 10 आपको क्या बताता है? यू कैन सी द लेफ्ट हैंड साइड, देयर आर सम पॉइंट्स, यानी कि जब भी 2 पार्टीज मिलकर कोई एग्रीमेंट करते हैं तो उस एग्रीमेंट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलने के लिए क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स का मौजूद होना जरूरी है, उसके बाद ही हम उसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं।